नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी वीडियो जारी कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीडियो संदेश देकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। महाराष्ट्र की कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। जगदलपुर शहर के न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट प्रशासन को मेल के जरिए बम रखे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एहतियातन न्यायालय की कार्यवाही रोक दी गई और परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों व आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोतवाली पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर की सघन तलाशी ली। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाके में भी आवागमन सीमित किया गया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस साइबर सेल की मदद से धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है। आज सुबह जिला न्यायालय के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पे एक धमकी भरा ईमेल आया जिसमें कोर्ट में बम होने की सूचना थी। सूचना जब न्यायालय में आई तो तत्काल उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमारे पास जानकारी मिलते ही साथ हम लोगों ने पूरे कोर्ट परिसर को कॉर्डन ऑफ किया था। जो लोग कोर्ट परिसर में थे उनको भी बाहर निकाल कर पूरे कोर्ट परिसर का बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसे प्रॉपर चेक करा दिया गया। बिल्डिंग के अंदर भी ऐसे कोई भी संदिग्ध चीज़ हमको नहीं मिली है। पूरे परिसर का भी चेकिंग अभी जारी है। कुछ देर के लिए अभी लोगों को बाहर रोका गया है। एक बार जब पूरी तरीके से परिसर की चेकिंग हो जाएगी उसके बाद फिर जो नॉर्मल काम काज है कोर्ट का वो चालू है। सर, ईमेल कहाँ से है इसकी बात? अभी ईमेल कहाँ से है इसकी जांच के लिए साइबर सेल के हमारे जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। उन लोगों ने जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए हैं। इसके संबंध में एक अपराध भी दर्ज करके हम लोग प्रॉपर साइबर एनालिसिस करके प्रयास करेंगे कि कहाँ से ईमेल आया था, सोर्स की जानकारी मिल जाए और जो भी जिसने भी ऐसा ईमेल भेजा है उसको भी पकड़ सकें। स्थिति अभी सामान्य है? अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। चेकिंग की स्थिति जारी है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दिया गया है और अभी किसी भी तरीके की सूचना मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के अन्य न्यायालय में इस प्रकार का मामला अभी अंबिकापुर में भी आज की डेट में आया है, तो ऐसा नहीं लगता कि विदेश से देखिए, किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना हमको मिलती है तो उस पर कार्रवाई हमको बिल्कुल करना होता है। तो अभी फिलहाल प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हम लोग पूरे परिसर की चेकिंग कर रहे हैं और मेल कहाँ से आया है, क्या सोर्स है, उसके बारे में जांच हम लोग चालू कर दिए है। एक बार जांच के पश्चात अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो क्लियर होगा कि ये किस तरह की धमकी क्यों दी गई है, कहाँ से दी गई है, वो सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक, ओके। एक न्यूज आया है जिस प्रकार से पिछले राजनांदगांव में न्यूज आया था, उसी प्रकार का हमारे न्यायालय में भी कुछ रखे जाने का ऐसा खबर वेबसाइट के माध्यम से आया है। उसी की जांच चल रही है न्यायालय परिसर में और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे किसी प्रकार की समस्या हो और उसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और जांच निरंतर कर गए। क्या मेल आया है या फिर मेल ही आया है ऐसा और कुछ उसी की जांच चल रही है। मेल कहाँ से न्यायालय कितना है? नहीं, अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है कि कहाँ से आया, उसका जांच नहीं हो पाया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है न्यायालय के। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय ऋषि निर्मलकर की मारपीट के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक विवाद के चलते 3-4 लोगों ने ऋषि का अपहरण कर उसे होटल में बंधक बनाकर
बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में उसे स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने उसे अस्पताल में छोड़कर फरार होने की बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहन नगर, पद्मनापुर और दुर्ग थाने की पुलिस जांच में जुटी है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, एक डिलीवरी बॉय की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर उसका अपहरण हुआ, फिर मारपिटाई भी हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सर, क्या कुछ पूरा मामला किस एक घटना 20 जनवरी की है। उसमें कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। उसमें 3-4 लड़कों ने उसको अपनी कार में बैठा के एक होटल में ले गए थे और वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कुछ विवाद बढ़ गया था, उस पर झूमाझटकी हुई थी, उसमें गिर गया था। 20 तारीख के बाद वो अपने घर चला गया था। घर में उसकी तबीयत 22 तारीख को खराब हुई, तो फिर 22 तारीख को हॉस्पिटल गया था और फिर अंततः 24 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शॉर्ट पीएम प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर अपराध कायम किया गया है और मृत्यु के कारणों की और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। उसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शॉर्ट आया है उसमें कोई इंटरनल इंजरीज के बारे में कोई जानकारी है? जो कि विवेचना भी जारी है, अतः इस तरह की जानकारी दे पाना भी संभव नहीं है। रायगढ़ जिले में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ के आरोपी साकिब खान को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बीते 2 वर्षों से उसका पीछा कर परेशान कर रहा था। 26 जनवरी को आरोपी ने चाकू दिखाकर जबरन इको कार में बैठाया और पहाड़ मंदिर मार्ग पर छेड़छाड़ की। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपी से चाकू और वाहन जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। महिला थाना में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी साकिब से उसका करीबन 2 वर्ष से जान पहचान था। इस दौरान स्कूल में छात्रा के आते जाते वक्त वह परेशान करता था और पीछा करता था और जिसकी इन्होंने अपने परिजनों को भी सूचना दी थी पूर्व में, जिस तरह से उसके परिजन स्कूल छोड़ते उड़ते थे। 26 जनवरी को यह स्कूल से अपने घर आ रही थी। उसी समय आरोपी साकिब इको कार से आया और कार को रोकते हुए उतरकर एक चाकूनुमा हथियार को दिखाते हुए उसको डरा धमकाकर गाड़ी में बैठा लिया और पहाड़ मंदिर के मार्ग की ओर ले गया और गलत नियत से पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर से बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान त्वरित गति से आरोपी जो फरार था उसकी पतासाजी कर उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त इको कार और चाकूनुमा हथियार को जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामले में कोई अन्य उसका सहयोगी रहा हो? अभी इसमें नहीं आए हैं। विवेचना के दौरान यदि पाया जाएगा तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि अटल आवास की रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियां पीड़िता के घर में घुसी और उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी नाबालिग लड़कियों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। वायरल हो रहा है जिसमें नाबालिग बच्चे आपस में मारपीट करते नजर आते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? उक्त मामले में थाना सरकंडा में जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ नाबालिग बच्चियां थीं जिन्होंने एक बच्चे को मारपीट किया है। उनकी रिपोर्ट पर जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उम्र महज 6 साल है, जिसने इस अपराध को गंभीरता को और भी भयावह बना दिया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मामले में सरकंडा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदू केवट को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। हाँ, सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। उसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की अरेस्टिंग की गई है। दुर्ग जिले में धान खरीदी की धीमी प्रक्रिया से किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तय अंतिम तिथि तक सभी किसानों का धान नहीं बिक पाने की आशंका है। पार्टी का कहना है कि किसानों को न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टोकन मिल पा रहे हैं, जबकि अवैध धान के नाम पर गांव-गांव जांच की जा रही है। कांग्रेस के अनुसार जिले के 20% से अधिक किसान अब तक अपना धान नहीं बेच सके हैं। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार किसान जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कई ऐसे भी किसान हैं जिनका धान खेत कोठार से अब तक उपज मंडी तक नहीं आ पाया है। किस तरह का प्रयास है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरी धान खरीदी चल रहा है। अभी लास्ट डेट जो है 29 तारीख लास्ट डेट है और अभी एक दिन बढ़ाया है, 30 तारीख के हैं। कुछ किसानों का धान 30 तारीख को भी खरीदा जाएगा, ऐसे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20% जो धान खरीदी जो होना है, जैसे मान लो बात 60,000 क्विंटल कोई धान खरीदी केंद्र को खरीदना है, वहां पे 50,000 क्विंटल आखिरी टोकन तक हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 20% किसानों का धान खरीदी नहीं हो रहा है, ना उनको टोकन नहीं मिला है। आज हमारे साथ जो किसान आए हैं जिनका धान नहीं बिका है, वो ओरिजिनल किसान आज आए और कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मैंने जिंदगी में अपनी लाइफ में पहली बार इस चीज को देखा कि आज सरकार में ये स्थिति है कि उनके धान को, किसानों के धान को देखने के लिए उनके घर या उनके कोठार जा रहा है अधिकारी। क्या किसान चोर है? ये सरकार जो है किसान को चोर साबित करने में लगा है और आपको बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार की नीयत नहीं है पूरे धान खरीदने करने का। और यहाँ तक कि हमको सुनाई जो आया है, बड़े अधिकारी जो इस प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी है, उनका कहना यह है कि पिछले साल के अपेक्षा 15 से 20% धान कम खरीदी किया जाए। तो वो परिलक्षित हो रहा है आज जिस प्रकार से 20% धान खरीदी कम हुई है, उससे साबित होता है कि वाकई में 20% धान खरीदी नहीं होगा। बड़ा कारण क्या समझ में आता है? ये तो आपने बताया कि धान खरीदी की कम खरीदने का जो आदेश दिया हुआ है, वहीं कहीं टोकन को लेकर भी बात सामने आ रही है और वहीं लिमिट भी कम कर दिया गया। जहाँ 5,000 प्रतिदिन क्विंटल बेचा जाता था, अभी 1500-2000 क्विंटल ही मात्र लिया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल जैसे मान लो बात कोई सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में 2400 क्विंटल लिमिट रहता था, उसको सीधा 600 क्विंटल घटा के डे 1 से 1800 क्विंटल कर दिया गया। तो जब 600 क्विंटल पर डे कम लोगे तो मल्टीप्लाई 75 कर लीजिए, तो साफ साबित होता है कि 20 से 25% कम धान खरीदी होगा। और आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये लिमिट भी बढ़ाए हैं, तो ऐसे 100 क्विंटल 200 क्विंटल 2-3 दिन में उसमें क्या होना है। यहाँ तो ऐसे कि 10-10 12-12 हजार क्विंटल एक धान खरीदी में कम बचा हुआ है। अभी धान खरीदने के लिए कम खरीदी हुआ है, तो कहाँ से धान खरीदी हो पाएगा? ये भी कहना है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का भी धान खरीदी का व्यवस्था उन्होंने उपार्जन के दिनों में किया हुआ है। ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था। 70% ऑनलाइन था, 30% ऑफलाइन। मैं आपको टोटल स्थिति आज की बता रहा हूँ, उसमें 20% कम धान खरीदी हुई है और सरकार की नीयत नहीं है कि वो धान पूरी खरीदी करे। ना हम कलेक्टर साहब से जब बात की तो उनके पास भी शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आया, न लिमिट बढ़ाने का न समय बढ़ाने का। ये स्थिति है कि आज कलेक्टर साहब भी उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। बड़े किसान और छोटे किसानों में भी कोई भेदभाव किया गया है क्या? देखिए, इसमें किसान तो किसान है, बड़े किसान ज्यादा प्रभावित इसलिए हो गए कि उनका धान ज्यादा रहता है, उनको टोकन 3 बार में दिया जाता है, इसलिए बड़े किसान प्रभावित ज्यादा हो गए। और छोटे किसान भी ऐसे हैं जिनका एक भी बार टोकन नहीं कटा है, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं आज किसान सेलूट के। ये स्थिति है और यहाँ तक के पोर्टल में भी कुछ अलग दिखा रहा है और उनका एक्चुअल भौतिक सत्यापन जो है वो अलग है। ये भी स्थिति सभी जगह है। पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हमने आज ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब को, अगर लिमिट नहीं बढ़ाया गया या समय नहीं बढ़ाया गया, लेके बड़ा आंदोलन दुर्ग जिला में करेगी। किस तरह की समस्या आ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है धान खरीदी बिक्री में? मैं ग्राम सेलूत का निवासी हूँ, मैं शुद्ध रूप से किसान हूँ। मेरा नाम प्यारेलाल साहू है और हमारे यहाँ टोकन नहीं कट पाना एक समस्या है और एक समस्या और है जिसका सत्यापन हो गया है। जो एक बार टोकन कटे हैं उसके बाद भौतिक सत्यापन घर में होने के बाद, उदाहरण स्वरूप में किसान है जिसमें उसका 530 कट्टा सत्यापन किया था हम लोग, उसके बाद 10 मिनट बाद जब सोसाइटी गया तो वहाँ हमको
80 का कट्टा का सत्यापन टोकन मिल रहा था, तो किसान ने धान बेचने के लिए मना कर दिया और आज की डेट में वो किसान कोचियों को दे रहे हैं कम कीमत में। उसको किसानों को दोहरी मार होगा, क्योंकि हमको 3100 रुपया धान का रेट नहीं मिलेगा और हमारा कर्ज भी नहीं पड़ेगा इस स्थिति में, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं कि रेखा के बतौर देते हैं, है ना, तो रेखा वाले कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोचियों को दे रहे हैं, किसान को नहीं दे रहे हैं। ये एक समस्या है। और दूसरा समस्या सेरू सोसाइटी में ऐसे है कि 70 किसान ऐसे हैं जिसका दूसरा और तीसरा टोकन नहीं मिला है और इसका आज के डेट में भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ। मैं मैडम के पास भी गया था, तो आज करूंगा कल करूंगा, यदि लिमिट बढ़ जाता है तो हम लोग फिर घूमते रह जाएंगे। सत्यापन नहीं हुआ है, इसमें हमको लेट होगा। 2 दिन धान खरीदी है, इस स्थिति में शायद मेरे को लगता है कि धान खरीदी नहीं हो पाएगा। मेरा ये मांग है कि लिमिट के जगह में 15 दिन का डेट बढ़ाया जाए, अवधि बढ़ाया जाए, तभी किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा, नहीं तो किसान धान नहीं बेच। भैया बताओ। मैं अशोक कुमार चंद्राकर जामगांव से शिव प्रसाद चंद्राकर का लड़का हूँ। मेरा 720-22 कुंटल धान एक भी बार खरीदी नहीं किया गया है, यानी 1900 कट्टा, और उसमें मेरे को वहाँ 7 से 8 लाख रुपए कर्ज पटाना है। तो मैं कैसा टाइप का पटाऊं? मेरा तो धान खरीदी हुआ भी नहीं है, एक भी बार मेरे को टोकन नहीं दिया गया है, तो मैं उससे परेशान हूँ। अब अगर मेरा धान खरीदी नहीं होता है तो कर्ज है, तो कर्ज की जवाबदारी फिर शासन रहेगा, और उसके बाद भी अगर खरीदी नहीं करता है तो यानी किसान तो यानी आंदोलन करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। ठीक। रायगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी और डीएसपी ट्रैफिक ने बस संचालकों व उद्योगों के वाहन संचालकों की बैठक ली। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यात्री बसों और प्लांट वाहनों के लिए नए रूट व पिकअप पॉइंट तय किए गए। कोतरा रोड सत्तीगुड़ी मार्ग से केवड़ाबाड़ी की ओर बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। प्लांट वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात को सुगम बनाने के लिए तथा भारी वाहनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने हेतु आज कंपनी प्रबंधन की जो स्टाफ बस होती है उसके संचालक तथा प्राइवेट बस के संचालक उनकी एक मीटिंग रायगढ़ आरटीओ सर के साथ मिली गई है, जिसके तहत उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो कंपनी की जो बसें रहती है वो कोतरा रोड चौक से अंदर शहर की ओर नहीं घुसेगी तथा डिमरापुर चौक से शहर की ओर अंदर नहीं घुसेगी, जिससे यातायात का दबाव कम पड़ेगा। तो साथ ही यात्री परिचालन करने वाले बसों को भी निर्देश दिया गया है कि वो डिमरापुर चौक से बस स्टैंड आएंगे, बस स्टैंड से वापस डिमरापुर चौक होते हुए अपने जो रूट है उसको इस प्रकार से निर्धारित करेंगे। इससे रायगढ़ में यातायात व्यवस्था काफी अच्छी होने की आशा है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर और उनके साथियों पर आदतन बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना पेप्सी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के पास की बताई जा रही है, जहां शराब पार्टी कर रहे बदमाशों से विवाद हुआ। लाइट बंद करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। बदमाशों ने लाठी, डंडों, ईंटों और कुर्सियों से हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट का एक मामला दिखाई दे रहा है, क्या है मामला? ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 और 26 के दरमियानी रात एक सेलिब्रेशन पॉइंट रिसोर्ट है, वहां पे कुछ लड़के पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान वहां पे उसी कैंपस में एक पेप्सी का जो गोडाउन है, पेप्सी के गोडाउन में जो पेप्सी का एरिया सेल्स मैनेजर है रविरंजन साहब और उसके दोस्त, ये लोग भी वहीं पे थे। उस दौरान आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते जो वहां पे पार्टी कर रहे लड़के हैं, वो लड़के अचानक रविरंजन साहब और उसके दोस्तों को उनके द्वारा वहां पे पड़े कुर्सी से और कुछ स्टील टाइप के रॉड से उनके साथ मारपीट की गई है। प्रकरण में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है और जो भी उसमें अज्ञात आरोपी है सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उनकी यथाशीघ्र हम गिरफ्तारी कर लेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।